हेलो यूपीपीसीएस एस्पिरेंट। आज हम 5 जून का न्यूज़पेपर लेकर के आए हैं आपके लिए। जनसत्ता एनालिसिस पर मैं काम कर रही हूँ। आई नो मार्केट में इंग्लिश पेपर तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, बट हिंदी पेपर पर मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं देखे हैं। आप लोगों को भी शायद हेल्प चाहिए रहती होगी। मेरा जो बेसिक फंडा है न्यूज़पेपर कवर कराने का, वो ऐसा नहीं है कि मैं एक पूरी न्यूज़पेपर पढ़ती ही चली जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। नहीं, मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी कि जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जो मेंस के क्वेश्चंस में अगर पूछा जाता है तो वहाँ पर आप पॉइंट कर सकते हो, ठीक है। और आप उसी का ही नोट्स बनाइएगा, 2-3 लाइन भर का, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एडिटोरियल पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ से आप डेटा बहुत अच्छा कलेक्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। तो चलिए, बाकी जो अवेयरनेस वाली न्यूज़ होगी वो भी मैं आपको दूंगी, क्योंकि कई बार मैंने प्री में देखा है कि अवेयर होने वाली न्यूज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और अवेयरनेस होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो इंटरव्यू में आपको काम आएगी। बट जो अननेसेसरी न्यूज़ होंगी, दुर्घटना हो गई है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, कुछ लूट खसोट, वो वाली मैं नहीं कवर करूँगी। और पॉलिटिकल व्यूज़ जो होते हैं ना अगेंस्ट वाले, उनको मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगी। इफ़ आई फील कि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेटली मैं वहाँ पर उसे कंसिडर करूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो पहली तो बालासोर रेल दुर्घटना जो हुई है उसके बारे में यहाँ पर लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, कौन किसके रिश्तेदार हैं और कहाँ पर क्या है, जो कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड ही, रेल दुर्घटना में तोड़फोड़ के संकेत, सीबीआई जांच होगी। तो यहाँ पर रेल दुर्घटना में ये बोला गया है कि जो ये 3 ट्रेनों की दुर्घटना हुई है इस पर सीबीआई जांच करी जाएगी, और बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग प्रणाली से छेड़छाड़ होने के संकेत हैं। अभी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है, बट ये चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि हाँ कुछ तो ऐसा हुआ है कि ठीक से काम नहीं कर पाए हैं। तो ये ट्रेन के नाम हैं शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलोर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी। इन 3 ट्रेनों के बीच में जो हादसा हुआ है उस पर अब सीबीआई जांच को बिठा दिया गया है। इस वाली न्यूज़ से बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है, आप देखते हैं, मॉनसून की शुरुआत होने वाली है। तो ये मैंने जियोग्राफी के क्लाइमेट वाले चैप्टर की इम्पोर्टेंस को देखते हुए लिया है। मॉनसून हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम केरल से। सॉरी, आई एम यूजिंग इंग्लिश अ बिट, सॉरी। ये आपका केरल से स्टार्ट होता है ना मॉनसून। तो अभी तक केरल में स्टार्ट नहीं हो पाया है, केरल में दस्तक देने वाला था लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। क्वेश्चन कई बार प्री में ऐसा आ जाता है कि मॉनसून स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आप वो बता सकते हैं कि केरल से स्टार्ट होता है और जून के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्री के क्वेश्चन में। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस तरीके के कभी कभी बहुत इजी से पूछ लेते हैं क्लाइमेट से, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आमतौर पर 1 जून को केरल में दस्तक दे देता है। और मौसम विभाग के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है मृत्युंजय महापात्र। उन्होंने जानकारियां दी हैं कि मानसून के लिए परिस्थितियां अनुकूल है और अभी कुछ ही दिनों में केरल में मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये वाला मानसून अभी दस्तक देने वाला ही है कुछ दिनों में। और निजी मौसम संबंधी वेबसाइट है स्काई मेट वेदर, वो भी बता रही हैं कि 7 जून को आ सकता है मानसून। तो सबसे पहले केरल में एंट्री करता है, उसके बाद 2 शाखाओं में डिवीज़न हो जाता है। एक आपका ये अरेबियन सी वाली शाखा रहती है और एक आपकी बे ऑफ बंगाल वाली शाखा रहती है। तो इस तरह से क्लाइमेट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहलवानों का जो मोर्चा चल रहा है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अलग अलग पंचायत ना आए, बल्कि एक साथ सारी पंचायतें एक दिन डिसाइड कर लेते हैं और उस दिन आते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है। तो किसने? पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि एक साथ मिलकर लड़ने से आंदोलन में जीत मिलेगी, जो कि बात सही है। जब यूनिटी से एक जगह पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, सर्वजातीय पंचायतें हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, ठीक है। और बोला गया है कि आप लोगों ने 28 मई को आने की कोशिश की लेकिन आप नहीं आ पाए और पुलिस ने आपको रोका। तो अब हम एक दिन ऐसा डिसाइड करेंगे जिस दिन हम इस बारे में पूरी महापंचायत करेंगे, एक यूनिटी की तरह, एक यूनाइटेड होकर बड़ी पंचायत करेंगे, ताकि एक साथ हम सामने आएँ और इस बात पर आगे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके, ठीक है। डिमांड सिंपल सी इन लोगों की ये है कि ब्रिजभूषण जी को जेल भेजा जाए बेटियों के सम्मान में। पर अभी जांच चल रही है, समितियां बनी हुई हैं, तो हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? हाँ, ये न्यूज़ आई है कि उत्तराखंड में जो मंदिर हैं
वहाँ पर अब छोटे कपड़े पहनकर या फॉरेन कल्चर वाला जो कपड़ा आप पहनते हैं वो पहनकर प्रवेश करने से मना कर दिया गया है। हरिद्वार के मंदिरों में अब आधुनिक और आपत्तिजनक कपड़ों को पहनकर मंदिर में आने से मनाही होगी, खासकर लड़कियों के लिए। कौन कौन से मंदिर हैं? दक्ष प्रजापति मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है। अब आप संस्कृति की चीज़ों को तो नहीं नकार सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई आप मत पहनिए, लेकिन होता क्या है कि जब हम टूर ट्रिप पे जाते हैं तो हमारा पहनावा अलग होता है और हम उसी बीच दर्शन के लिए भी जाते हैं, तो थोड़ा सा हम सभी के मान सम्मान और समाज को भी देखते हुए चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि समाज हमारे साथ ही चलता है और हम समाज के हिस्से हैं। ठीक है। 3 सदस्यीय आयोग करेगा मणिपुर हिंसा की जांच। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ मणिपुर हिंसा के बारे में कि कुकी समुदाय और कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय, ठीक है, मैतेई समुदाय है और कुकी जनजाति है, जिनके बीच ये हिंसा चल रही है इस वक्त, क्योंकि जो मैतेई समुदाय है वो बहुसंख्यक में है और कुकी जो है वो अल्पसंख्यक में है। मैतेई ने डिमांड करी हुई है जनजाति का आरक्षण मांगने की, और कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दायर कर दी थी कि हम मैतेई समुदाय की जो ये डिमांड है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, जिसकी वजह से हिंसा स्टार्ट हो गई, क्योंकि कुकी जनजाति का कहना है कि वो लोग ऑलरेडी बहुसंख्यक हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। अगर इस वजह से अगर आप जनजाति वाला भी टैग इनको दे देंगे तो इनको ही आरक्षण ज़्यादा मिलने लगेंगे, प्रशासनिक शक्तियों में भी यही ज़्यादा होने लगेंगे, जो कि हमें तो नीचा कर देगा, हमारी शक्तियों का प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो कुकी जनजाति क्या कह रही है कि हमें कुकी लैंड दे दीजिए, हम अपनी प्रशासनिक शक्तियों को अलग से चलाएंगे। तो इसी वजह से हिंसा और झड़प स्टार्ट हो गई है और देखते हैं इसका कहाँ तक कैसे इसकी शांति बहाल होती है। अभी क्या हुआ है कि जांच आयोग का भी गठन कर दिया गया है, जिसकी अध्यक्षता अजय लांबा जी कर रहे हैं, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक डेटा निकाला गया है पोल्यूशन से रिलेटेड, कि पोल्यूशन का इम्पैक्ट भारतीयों की औसत उम्र पर कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर हम बताएंगे कि कैसे इस न्यूज़ को आप यूज़ कहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण की वजह से औसत उम्र में कमी आ रही है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को होता है, याद कर लीजिएगा। तो इस पर एक रिपोर्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 फिगर्स जानकारी दी है। इसमें क्या दी है जानकारी कि भारतीय की औसत उम्र 4 साल और 11 महीने कम हो गई है। औसत उम्र 4 साल 11 महीने कम हो गई है, और ग्रामीण क्षेत्र में तो और भी ज़्यादा, इनकी जीवन प्रत्याशा 5 साल और 2 महीने की कमी आ गई है, मतलब 3 महीने ज़्यादा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है प्रदूषण के कारण जो भी हालात हो रहे हैं। इस सूची में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात सबसे ऊपर हैं। ठीक है, और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना सबसे आगे है। ये जो रैंकिंग दी गई है ये आपकी दी गई है पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में कौन सबसे आगे है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात। तेलंगाना सबसे आगे है। और भी इस रिपोर्ट में चीज़ें दी गई हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली सबसे आगे है। ठीक है, और उसके बाद सिक्किम, गोवा और मिज़ोरम है। निचले पायदान पर कौन रहे हैं? मध्य प्रदेश, जहाँ पर मातृ मृत्यु दर अनुपात बहुत अधिक है, शिशु मृत्यु अनुपात भी अधिक है। उसके बाद जो रहे हैं निचले पायदान में स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़, असम और उत्तर प्रदेश हैं, जो कि निचले पायदान पर हैं। कृषि क्षेत्र पर भी असर पड़ रहा है वायु प्रदूषण का, जो कि मध्य प्रदेश पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, और उसके बाद आपका पड़ रहा है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। और गुजरात आधारभूत संरचना एवं मानव विकास में नंबर 1 पर है। तो ये अच्छी चीज़ है। गुजरात जो है वो आधारभूत संरचना और मानव विकास में नंबर 1 पर है। स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल नहीं करने में मामले में झारखंड सबसे नीचे है, और उसके बाद नागालैंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश है, जो कि स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो इस पूरी रिपोर्ट से अगर पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड या वायु प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें ये रिपोर्ट डाल सकते हो कि हालिया रिपोर्ट, ठीक है, हालिया रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स में बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों की औसत उम्र में इतनी कमी हो रही है, और ग्रामीण क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। और यूपी का डेटा आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि स्वास्थ्य से अगर रिलेटेड आ जाता है, प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य पर भी इम्पैक्ट पड़ता है,
ठीक है। तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश जो है वो आपका कहाँ पर आ रहा है, वो ये आ रहा है यहाँ पर छत्तीसगढ़, असम और फिर उत्तर प्रदेश आ रहा है। किसके बाद? चौथे नंबर पर सबसे निचले पायदान में चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आ रहा है। और कृषि संबंधी अगर मुश्किलें बढ़ रही हैं तो उसमें भी उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो इस तरह से आप ये डेटा अपने पोल्यूशन वाले या क्लाइमेट का अगर कोई क्वेश्चन आता है, जलवायु परिवर्तन का असर, वायु प्रदूषण का असर या प्रदूषण का असर, ऐसा कुछ भी आता है तो उसमें आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो और बहुत ही बेहतरीन डेटा है, ठीक है। इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा, ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये न्यूज़ अभी आगे भी कवर होगी कि रूस से जो आयात है कच्चे तेल का वो बढ़ गया है बाकी सभी के कंपैरिजन में। ये आगे ज़्यादा अच्छे से डिटेल में न्यूज़ है, वहाँ पर मैं कवर करूँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में जो निर्माणाधीन पुल था वो अभी कल गिरा दिया गया है कि गिर गया है, इसके बारे में कहा गया है। देखिए, भागलपुर खगड़िया ज़िले से जोड़ने वाला अगुवानी सुल्तानगंज पुल जो कि गिरा है, इसके बारे में सभी ने रिपोर्ट जो दी है वो ये कहा है कि हमने इसकी विशेषज्ञता की जांच की थी और आईआईटी रुड़की से हमने एक अध्ययन के लिए बोला था, तो पता चला कि इसमें गंभीर खामियां हैं, इसलिए इसको गिराना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर ये हादसे देगा। तो इसलिए इसको गिराने का फैसला किया गया है। और राज्य सरकार ये भी कह रही है कि अभी जब रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी तो जिस कंपनी ने इसको बनाने का ठेका लिया था काम करने का, उसको काली सूची में भी डाल दिया जाएगा और प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, ठीक है। आजकल ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि अवसंरचना में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किस तरह से आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, तो उसमें आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो। और एक और पॉइंट है वो आगे न्यूज़ में आने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंधी तूफान से जो मौतें हुई हैं उसके बारे में है, इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, अभी नीचे मिलेगी आपको, मैं बताऊंगी। विपक्षी दलों की 12 जून को पटना में एक बैठक होने वाली थी, सभी विपक्षी दल एक साथ आने वाले थे, यानी कि भाजपा के अगेंस्ट में सारे विपक्षी दल, लेकिन ये बैठक निरस्त हो गई है। अभी आगे के लिए बोल दिया गया है, आगे कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि कई सारे नेता और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी अभी अवेलेबल नहीं हैं, वो ना होने की वजह से अभी विपक्षी दल की बैठक को टाल दिया गया है, वो बाद में होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक इल्ज़ाम सा लगाया हुआ है कि ये जो हादसा हुआ है ट्रेन वाला, ये जो हादसा हो गया है, इस पर आपने जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की जो एक रिपोर्ट आई थी 2022 की, उसमें उन्होंने कुछ उपाय दिए थे, उसको सरकार ने लागू नहीं किया, इसीलिए ये हादसा हुआ है। तो अब बहुत सारे कंक्लूज़न ड्रॉ हो रहे हैं, तो आप अपने आंसर में लिख सकते हो अगर आपदा से संबंधित आया कि कैग की जो रिपोर्ट्स आती हैं उन सिफारिशों को पूरी तरह से लागू ना करना, ये भी एक रीज़न होता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो। और ये भी बोला गया कि इस भीषण हादसे ने टक्कर रोधी उपकरण कवच को लेकर भी एक बहस शुरू कर दी कि कवच एक तो ज़्यादा एरिया में है नहीं और थोड़ी सी जगह पर ही है। कवच है क्या? कवच एक प्रणाली है, एक स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली है जो कि ट्रेनों को टकराने से रोकने के लिए परीक्षण किया गया था कि जो आपको रेड सिग्नल है तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, आपकी ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी और ये ट्रेनों को टकराने नहीं देगी। तो ये कवच सुरक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी जितना भी होगा मैं एक्सप्लेन करती रहूँगी जैसे जैसे आगे आती रहेगी न्यूज़, ठीक है। तो कवच सुरक्षा प्रणाली है जो कि ट्रेन अगर आ रही है इधर इधर से तो यहाँ पर आपको रेड सिग्नल दे देगी और आपका ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देगी, आपको लड़ने नहीं देगी, आपको सिग्नल दे देगी, ऑटोमेटिकली काम करती है। लेकिन जो कवच प्रणाली है वो अभी कुछ ही जगहों पर अभी सिर्फ लगी हुई है, ये प्रणाली सभी जगह पर अभी ये नहीं हुई है। सालाना 4000 से 5000 किलोमीटर कवर करना है हमें, जो कि अभी थोड़े दिन तो लगेंगे, हमें साल लगेंगे, तब जा कर के कहीं हम पूरी तरह से टक्कर रोधी उपकरण कवच का प्रयोग कर पाएंगे। और लोग डिमांड कर रहे हैं कि रेल मंत्री जी इस्तीफ़ा दीजिए क्योंकि आपने रिपोर्ट नहीं मानी और आपने हादसे को ठीक से नहीं लिया है। तो अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कैसे क्या हुआ है कि ट्रेन की पटरी से उतरने के विषय पर जो रिपोर्ट आई थी कैग की, उसमें ये सब रेखांकित किया गया था कि पटरियों की हालत सही नहीं है, इस बारे में आप बात करिए, इस बारे को इसको सही करिए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो इसीलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है वो एलिगेशन लगा रहा है इस समय कि आप इस्तीफ़ा दीजिए और आपने कैग की रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ है।
नेक्स्ट हुआ है आयकर जांच के दायरे में सरकारी कर्मी आए हैं। जम्मू कश्मीर में जो कार्यरत 28,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं वो आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं। उन्होंने फ़र्ज़ी आयकर रिटर्न डाले हैं। ठीक है, तो आयकर रिटर्न जब आप डालते हो तो उसमें आप ऐसी कुछ चीज़ें लगा देते हो कि आप बच जाते हो बहुत सारा आयकर देने से और सरकार को जिसकी वजह से घाटा हो जाता है। तो ऐसा इन लोगों ने किया है। ठीक है, तो कई सारे सीए और 404 अन्य लोगों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा में 2 आपराधिक मामले भी दर्ज कर दिए गए हैं। आप ऐसे कुछ बिल्स लगाते हो, ऐसी कुछ चीज़ें लगा देते हो जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि अत्यधिक और अपात्र कटौती का दावा कर देते हैं और फिर गलत आयकर रिटर्न भर देते हैं, जिसके रिफंड में लगभग 4 लाख रुपए का दावा कर दिया जाता है और सरकार उसको भरती है। बेचारी को आयकर मिलना था, वो उल्टा और भरना शुरू कर देती है। तो इस बारे में ही धोखाधड़ी के बारे में आया है। तो अगर क्वेश्चन आता है इनकम टैक्स, आयकर, जीएसटी या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें आप ये एक एग्जाम्पल में डाल सकते हो कि इस तरीके की धोखाधड़ी होती है। आयकर रिटर्न से संबंधित धोखाधड़ी का होना जिसके बारे में सही तरीके से एक सिंगल विंडो या एक मंच नहीं बनाया गया है जहां पर इन चीज़ों के बारे में पता किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो हम कर क्या सकते हैं, उसमें आप ये लिख सकते हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी, 468 जालसाजी और 471 जालसाजी जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करने की धाराएं लगाई जा सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है यदि आप आयकर की चोरी करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप पॉइंट क्लियर होगा। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं क्लियर हो पा रहा है या नहीं समझ पा रहे हैं नोट्स बनाने में तो प्लीज़ डू मैसेज, मैं आपको बता दूंगी और एक्सप्लेन कर दूंगी अगले वीडियो में। देखिए अभी क्या हुआ है, अमेरिकी रक्षा मंत्री जो लॉयड ऑस्टिन है वो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने के उपायों को तलाशने के लिए रविवार को नई दिल्ली आए और उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है। उनका कहना है कि हम विशेष रूप से सैन्य हार्डवेयर और अहम प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर काम करेंगे। मुद्दा यहाँ पर मेन इनका ये रहा है कि अमेरिकी रक्षा उपकरण कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक से 3 अरब अमेरिकी डॉलर की 30 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने की भारत की योजना पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर प्री में क्वेश्चन आता है 30 MQ-9B क्या है, तो ये अमेरिका से खरीदे जाने वाले सशस्त्र ड्रोन हैं जिन पर चर्चा चल रही है। साथ ही इन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण फ्रेमवर्क के तहत लड़ाकू विमानों के इंजन के विनिर्माण की संभावना भी तलाश रहे हैं। तो इन शॉर्ट सारे प्रौद्योगिकी से रिलेटेड और रक्षा से रिलेटेड जो भी द्विपक्षीय वार्ता थी वो हुई है यहाँ पर। और LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा जहां पर चाइना अपना कब्जा बताता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र जहां पर चीन का आक्रामक व्यवहार चल रहा है और आतंकवाद, इन खतरों से निपटने के पर भी चर्चाएं हुई हैं। क्योंकि अमेरिका हमारे साथ आ रहा है कि कहीं चीन का पूरे पर कब्जा ना हो जाए, तो अमेरिका भी साथ आ रहा है। बाकी क्वाड के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्वाड में अमेरिका और इंडिया दोनों साथ में हैं एंड जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी अगुवाही करते हैं। ठीक है, तो इतना सा मुद्दा था ये, इसीलिए आए थे, ऐसी बात हुई है। तो IR का अगर क्वेश्चन आता है अमेरिका और इंडिया का, तो आप वहाँ पर ये लाइन यूज़ कर सकते हो कि अभी हाल ही में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आए थे, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बात हुई, 30 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने पर बात हुई, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के फ्रेमवर्क के तहत लड़ाकू विमानों के विनिर्माण की संभावनाओं पर भी बात हुई है और LAC एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र के चीन के आक्रामक व्यवहार को रोकना तथा आतंकवाद के खतरे से निपटने को लेकर अमेरिका और भारत दोनों ही उचित रूप से लगे हुए हैं साथ में कि ऐसा रोका जा सके या ऐसा किया जा सके। ठीक है, मदरसे में आग लग गई है सिलेंडर फटने की वजह से, जिसमें लड़कियों को भी निकाल लिया गया है, शिक्षकों को भी कुशल तरीके से निकाल लिया गया है, बट 2 दमकल कर्मी जो हैं वो ज़ख्मी हो गए। आग लगने की घटनाएं कई सारी हुई हैं इधर बीच, जैसे जैसे हीट बढ़ती है आग लगने की घटनाएं बढ़ती ही जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाई गई। ठीक है, तो यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए आम नागरिकों द्वारा एक पहल के तहत सुबह बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में यमुना नदी के किनारे एक मानव श्रृंखला बनाई गई। जस्ट टू अवेयर, जागरूकता फैलाने के लिए आप ये सब चीज़ें करते हैं कि ताकि नदियों को बचाया जा सके, पर्यावरण को बचाया जा सके। और यमुना संसद नाम की एक पहल चल रही है जिसके तहत
ITO, वजीराबाद, कलिंदी कुंज, गीता कॉलोनी, ओल्ड उस्मानपुर सहित कई जगहों पर मानव श्रृंखला बनाई गई। यमुना संसद, एक पार्लियामेंट यमुना से रिलेटेड बना दी गई कि हम जागरूकता के बारे में काम करेंगे और यमुना को बचाने का पूरा काम यहाँ पर करने की कोशिश करी जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी मुहिम है। तो इस तरीके से आप जब अगर पोल्यूशन से रिलेटेड या रिवर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें लिख सकते हो यमुना संसद बनाई गई है जो कि संरक्षण का काम विकार कर रही है। इसी तरह और भी एक दिन मैंने और एक एडिटोरियल आपको पढ़ाया था, उसमें भी मैंने आपको नशाखोरी वाले में बताया था कि तंबाकू से रिलेटेड एक संसद तरीके की पहल बनानी चाहिए, जिस तरह यमुना संसद बनी हुई है, ताकि छोटे छोटे एरिया को कवर करते हुए हम पूरी तरह से जागरूक बने और एक्शन ले सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन ऐप पर नाबालिग हिंदू का धर्मांतरण करने संबंधी मौलवी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें ये एक्ट है उत्तर प्रदेश का विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, जिसके तहत प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ दिन बाद रविवार को एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक नाबालिग हिंदू लड़के को कथित रूप से धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया गया है। आजकल धर्मांतरण के मुद्दे भी बढ़ रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो थोड़े अवेयर रहें। ये एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हो, एथिक्स में धर्मांतरण से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, उसमें आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हो कि इस तरीके के मुद्दे हो रहे हैं जहाँ पर जो नाबालिग हैं उनको आप अपने समाज के साथ जोड़िए, अपने सामाजिक की मुख्य धारा में लाइए, उनको अपने जो भी धर्म हैं, जो भी चीज़ें हैं उनसे जोड़े रखिए, ताकि वो आपकी बात भी सुने, आपकी चीज़ें समझें, ना कि कहीं से भी इन्फ्लुएंस हो जाएं और इस तरीके की हरकतें करें। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करना अलग चीज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करवाना या धर्मांतरण करना गलत है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने घर से सिखाइए और ये एथिक्स के पेपर में आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो और समझा भी सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राष्ट्र सेविका समिति का राष्ट्र सेविका समिति के 15 दिवसीय प्रवेश वर्ग का समापन समारोह हुआ है अभी, और समापन समारोह में यहाँ पर कुछ बातें कही हैं। किसने? लीना गहाड़े जी ने कही हैं, जो कि राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख लीना गहाने हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि इसको आप एथिक्स के पेपर में बहुत अच्छे से कोट कर सकते हो या फिर एस्से में आप यूज़ कर सकते हो। कहा क्या गया है कि समाज के एक एक बिंदु का विकास ही राष्ट्र सेविका समिति का प्रथम कर्तव्य है। ये राष्ट्र सेविका समिति के बारे में बताया गया है। 5 स्व यानी स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वदेश, स्वाभिमान, स्वावलंबन, व्यक्ति और समाज जब इन 5 स्व का ध्यान रखता है तभी देश और समाज आत्मनिर्भर व विकसित होते हैं। अब आप देखिए ये जो 2 लाइन है ये कितनी इम्पैक्टफुल हैं। अगर आप किसी कंक्लूजन में ये लिख देते हो, कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड कोई एस्से आया, ठीक है, सामाजिक दायित्व या किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है सामाजिक दायित्व या भारतीयों के विकास या भारत का विकास से संबंधित, तो वहाँ पर अगर आप कंक्लूजन में डाल देते हो कि 5 स्व से संबंधित होना चाहिए मानव का विकास या समाज का विकास, जहाँ पर स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वदेश, स्वाभिमान, स्वावलंबन, व्यक्ति और समाज इन सब 5 स्व का ध्यान रखें तो देश का विकास और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो आप देखिएगा कितना अच्छा आंसर आपका साउंड करेगा, कितनी ही बढ़िया लैंग्वेज में आपका आंसर राइटिंग होगा, या फिर एस्से में भी आप ये यूज़ कर सकते हो किसी पैरा में। ठीक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि एक पंख पुरुष है तो दूसरा पंख महिला है। अब ये देखिए, महिला के बारे में अगर पूछा जाता है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है या जेंडर गैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप SDG 5 को कोट करते हुए आप ये लाइन भी लिख सकते हो, एक पंख पुरुष है तो दूसरा पंख महिला है। महिला परिवार के साथ साथ समाज को भी नेतृत्व प्रदान करे, उसके लिए आवश्यक है कि महिलाओं का मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक विकास हो, और यह कार्य राष्ट्रीय सेविका समिति 87 सालों से कर रही। तो आप ये 3-4 लाइनें जो हैं वो आप 2-3 क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। एक तो साहित्य में, समाज को बढ़ाने में, समाज के मूल्यों में, भारत के विकास में, भारत को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी क्वेश्चन में, वुमेन एम्पावरमेंट में, जेंडर इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन में ये लाइन्स यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं, इनका आप नोट बना लीजिएगा। आई होप कि आपको पता है कि लाइन्स यूज़ कैसे करनी है। अगर आपको उसमें भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं कुछ क्वेश्चन की फॉर्मेट्स शेयर कर दूँगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले बताया था कि व्हाट्सएप के थ्रू अब QR वाला आपका दिल्ली मेट्रो टिकट स्टार्ट हो गया है, जिसमें 74 लाख QR टिकट बेचे गए हैं और टोकन वाले टिकट बिकना काफ़ी कम हो गए हैं। ठीक है, तो बस ये इतनी सी न्यूज़ थी, यहाँ पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, दिल्ली से रिलेटेड है।
महाराष्ट्र की सड़क सुरक्षा के बारे में एक डेटा आया हुआ है कि 2016 से 2022 के बीच सड़क दुर्घटनाएं 91,000 से अधिक लोगों की मौत के बावजूद भी सुरक्षा पहल पर महज 65 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार ही नहीं, अगर भारत सरकार पर भी पूरे आप ओवरऑल इंडिया के बारे में भी पूछा जाता है तो भी आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और कोष उतना मुहैया नहीं कराया जा रहा है, जो कि कम है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इन लाइन्स को। अब तक सड़क सुरक्षा कोष को मिली धनराशि का इस्तेमाल मुख्य रूप से इंटरसेप्टर वाहन और उपकरण जैसे स्वास्थ्य विश्लेषक स्पीड गन खरीदने के लिए किया जा रहा है, ना कि सड़क सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। वाहन खरीद के समय जो उपकर लगाया जाता है ना, उपकर से कोष एकत्रित होता है। ये क्वेश्चन प्री का हो सकता है कि कैसे आपका कोष एकत्रित होता है, तो वो होता है उपकर से बचने वाला जो कोष होता है उससे आपका फंड आता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्या है इसमें आपका यही सड़क दुर्घटना से जो मौतें हो रही हैं उसी के बारे में है, और तो कुछ नहीं है। तो आप बस ये छोटा सा डेटा है, वैसे महाराष्ट्र रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अगर जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आता है कि हादसे बढ़ने की वजह क्या है या हादसे के कारण क्या होते हैं या क्या किया जाता है, तो उसमें आप ये 2-3 लाइनें कोट कर सकते हो कि धनराशि का ठीक से बांटा ना जाना, और उपकर लगाकर जो कोष एकत्रित किया जाता है वो सिर्फ वाहन खरीद के साथ में किया जाता है जिसका प्रयोग ठीक से ना हो पाना। तो इस तरीके से आप इन लाइन्स को यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। नेक्स्ट है आपका CUET स्नातकोत्तर परीक्षा की तिथियां पालियां बदलने से भ्रम बढ़ गया है। CUET का फुल फॉर्म आया था एक बार, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोमवार से शुरू हो रही साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर के 60 विषयों की परीक्षाओं की तिथियों और पालियों में परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन तो कर दिया है, लेकिन जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए हैं, अभिभावक परेशान हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि उनके बच्चे का एग्ज़ाम किस दिन और कैसे है। तो इस बारे में ये न्यूज़ है। मेरा बेसिक मोटिव ये था कि आप CUET को जान लें कि वो क्या है, और NTA को जान लें कि वो क्या है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है। ठीक है, लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है बताइएगा? ये मैं बता नहीं रही हूँ, आप बताइएगा। निर्माण सामग्री बनाने वाले संयंत्रों पर बढ़ेगा पर्यावरण मानकों के पालन का दबाव। आज पर्यावरण दिवस है, तो इसीलिए उसी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ निकली हुई हैं। तो ये न्यूज़ है हमारी कि जो कंक्रीट निर्माण सामग्री तैयार करने वाले हॉट मिक्स प्लांट होते हैं ना, हॉट मिक्स प्लांट, वो जो संयंत्र हैं वो आसपास रिहायशी क्षेत्रों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के नए पर्यावरण नियम 2022 को तैयार कर रहे हैं। होता क्या है कि ये जो संयंत्र हैं हॉट मिक्स प्लांट, वो आसपास के एरिया में ऐसे लगा दिए जाते हैं जिनकी वजह से प्रदूषण तो बढ़ता ही है, गर्मी बढ़ती है। तो अब बोला क्या जा रहा है, जो नया पर्यावरण संरक्षण नियम 2022 आया है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि हॉट मिक्स प्लांट को अब किसी भी कस्बे या शहर के आसपास नहीं लगाएंगे हम। अब उनके लिए एक डायमेंशन क्रिएट कर दी गई है, एक पैरामीटर बना दिया गया है, एक मापदंड बना दिया गया है कि वो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी रखनी होगी, आवासीय क्षेत्र से 0.5 किलोमीटर की दूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग से 0.2 किलोमीटर की दूरी, और विद्यालय, कॉलेज और मंदिर से 0.5 किलोमीटर की दूरी, अस्पताल, न्यायालय, पर्यटन स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे, ताकि प्रदूषण से होने वाली मुश्किलों को, बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और ये किसके तहत? नए पर्यावरण संरक्षण नियम 2022 के तहत बोला गया है कि हॉट मिक्स प्लांट जो हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाए जाएंगे, उसका एक पैरामीटर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए संयंत्र में प्रयोग की जाने वाली जो चिमनी है उसकी ऊंचाइयों को भी सुनिश्चित किया जाएगा। चिमनी से धुआं निकलता है ना, तो उसकी ऊंचाई के लिए भी एक पैरामीटर लाया जाएगा, और संयंत्र की 4 दीवारी के साथ साथ हरित क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा। यानी एक ग्रीन बेल्ट भी साथ में संयंत्र के बनाई जाएगी कि जितना आप पोल्यूशन कर रहे हो उतना ही हम यहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी बना दें कि पोल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल होने की कोशिश करी जा सके। ठीक है, तो आप ये पर्यावरण से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये केस स्टडी यूज़ कर सकते हो कि हाल ही में नए पर्यावरण संरक्षण नियम 2022 के तहत हॉट मिक्स प्लांट के लिए मापदंड बनाए गए हैं कि जहाँ पर ये बनाए जाएंगे उनसे दूरी कितनी रखी जाएगी, आवासीय क्षेत्रों से 1 किलोमीटर से 0.5 किलोमीटर तक के मापदंड बनाए गए हैं, और चिमनियों को भी की हाइट को भी बढ़ाया जाएगा, और साथ ही साथ संयंत्र की 4 दीवारों पर हरित क्षेत्र भी विकसित करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। आपदा वाले में, पर्यावरण प्रदूषण वाले में, जलवायु परिवर्तन वाले में आप ये सब यूज़ कर सकते
यूज़ कर सकते हो। इवन दो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में भी यूज़ कर सकते हो, अगर अवसंरचना से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है उसमें भी आप ये 2 लाइन की केस स्टडी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेंच बाघ अभयारण्य, पहले तो पेंच है कहाँ, ये देखिए महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसमें हुआ क्या है कि सरीसृपों पर हुए पहले सर्वेक्षण, पेंच बाघ अभयारण्य में सरीसृपों पर पहला सर्वेक्षण हो रहा है, सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स पर। ठीक है, तो इसमें 30 मगरमच्छ और लीफ्ड सॉफ्ट सेल वाले कछुए देखे गए हैं। मगरमच्छ और कछुओं पर होने वाला यह पहला सर्वेक्षण है जो 4 जून से आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसका तकनीकी भागीदार कौन है जो ये करवा रहा है सर्वेक्षण? तिनसा इकोलॉजिकल फाउंडेशन ने सर्वेक्षण को डिज़ाइन भी किया है और समन्वित भी किया है। किसने? तिनसा इकोलॉजिकल फाउंडेशन ने। तो ये पहला रेप्टाइल जनसंख्या सर्वेक्षण है। 30 मगरमच्छ और लीफ सॉफ्ट सेल कछुए को देखा गया है कहाँ? पेंच बाघ अभयारण्य में। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो कि जब अगर क्वेश्चन आता है कि जानवरों को बचाने से संबंधित मुहिम क्या चल रही है, या ऐसी कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि क्लाइमेट से संबंधित हमारी सरकार क्या क्या कर रही है, तो उसमें भी आप लिख सकते हो कि अब सर्वेक्षण किया जा रहा है बाघ के साथ साथ रेप्टाइल्स का भी, सरीसृपों का भी सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसकी मुहिम स्टार्ट हो गई है ताकि हमारे जो विलुप्त होते जीव हैं उनको बचाया जा सके। ठीक है, चलिए एडिटोरियल आ गया है। एडिटोरियल आज पर्यावरण से संबंधित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं कितना हाईलाइट कर रखा है मैंने। तो ये एस्से के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर पर्यावरण से संबंधित कोई एस्से आ जाता है ना, तो उसमें आप ये इससे बहुत सारा डेटा निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्या है ये पर्यावरण प्रदूषण क्या है, ये तो आपको पता ही है कि मानव सभ्यता जैसे जैसे अपनी गतिविधियाँ और विकास कर रही है, वैसे वैसे पर्यावरण असंतुलन होता जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ें खराब होती जा रही हैं पर्यावरण में, वायुमंडल जहरीला बनता जा रहा है। ये तो आपको एक बेसिक समझ होगी ही। तो आपको ये भी पता होगा कि हुआ ये था कि 2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई सारे मुद्दे लिए गए थे, संकल्प बनाए गए थे, जिसमें भारत जो है वो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। भारत बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और G20 देशों में भी भारत अकेला ऐसा देश है जो समझौते का अनुपालन कर रहा है। तो ये आप कोट कर सकते हो। जैसे ही पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ आता है तो आप ये लिख सकते हो भारत के बारे में तुरंत पहले ही अच्छा सा। और आप क्या लिख सकते हो कि अभी भारत के जो 5 एजेंडा है ना, पंचामृत वाला, जिसमें 2070 तक नेट न्यूट्रल होना है और 2030 तक 4 गोल हैं, उनको भी आप कोट कर सकते हो पर्यावरण प्रदूषण में। ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। और G20 वाले जो भी देश हैं उन सभी में भारत जो है वो अकेला देश है जो इस अनुपालन को कर रहा है, और वन क्षेत्र को बचाना और बढ़ाना इसमें शामिल है। वो लगातार इस चीज़ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर भारत की स्थिति पूछी जाती है पर्यावरण प्रदूषण में तो आप उसमें ये लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं क्या हैं? वो कई प्रकार के हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, अग्नि प्रदूषण, अति प्रकाश प्रदूषण जैसी समस्याएं भी आ रही हैं। विश्व में प्रदूषण के मामले जिन 30 शहरों को शामिल किया गया है उसमें दिल्ली दूसरे सबसे प्रदूषित शहर पर है। ये डेटा लिख दीजिएगा। भारत के 22 दूसरे शहर भी सर्वाधिक दुनिया में प्रदूषित शहरों में से शामिल हैं। भारत के 22 दूसरे शहर भी सर्वाधिक दुनिया के प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। तो ये डेटा आप लिख सकते हो कि भारत की स्थिति कहाँ पर है पर्यावरण प्रदूषण में। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन, बढ़ती बीमारियों, ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी और धरती के बढ़ते तापमान की बड़ी वजह को वायु प्रदूषण को माना है। धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, ऋतु चक्र में जो बदलाव आ रहा है, यानी कि बारिश कभी भी हो रही है, ठंड अलग तरीके से बढ़ गई है, गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, विषैली कार्बन ऊर्जा एकत्रित हो रही है पूरे वायुमंडल में। हमारे देश में 2005 की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 21% की कमी आई है, लेकिन यह बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें अपने एस्से या जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो कि किस किस तरीके की मुश्किलें आ रही हैं। और 2040 तक स्वच्छ ऊर्जा की मांग आज की तुलना में 3 गुना बढ़ जाएगी। सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश के जो कई राज्य हैं जहां यूरिया, अमोनिया, जिंक सल्फेट कीटनाशक बनाने के कारखाने हैं, वहां की चिमनियों से जहरीली गैसें निकल रही हैं। एग्जाम्पल है फूलपुर और आंवला, जो कि फर्टिलाइज़र के हमारे कारखाने हैं ना भारत के। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि फर्टिलाइज़र का कारखाने कहाँ पर है, तो फूलपुर एंड आंवला में है।
कारखाने से निकलने वाले जहरीले पानी और गैस की वजह से तमाम समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। ठीक है, और इसी तरीके का हमारा एक भोपाल गैस त्रासदी भी थी, जो कि वायु प्रदूषण हो गया था, जिसकी वजह से कारखानों की वजह से ही, ज़रा सी लापरवाही की वजह से बिहार में बहने वाली कई नदियाँ, कोलकाता की हुगली नदी, दामोदर नदी, ये सब एकदम जैव तरीके से मृत हो गई हैं, मरुस्थल बन गई है। जैव मरुस्थल नदी भी कहते हैं दामोदर को। इसी तरह नेपाल और भारत को बांटने वाली जो सरिसवा नदी है, सरिसवा नदी में भी कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण के कारण यह भी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। पूरा प्रदूषण के बारे में बताया गया है कि किस तरह प्रदूषण हो रहा है और क्या क्या प्रदूषित हो रहा है, तो वो सब आप यहाँ से डिस्क्राइब कर सकते हो। जानवरों पर भी इम्पैक्ट आ रहा है प्रदूषण का, कैसे कि 10,000 से ज़्यादा जानवर जो हैं विषैले पानी का सेवन करते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं। गंगा प्रदूषण निवारक समिति के मुताबिक जो रिपोर्ट है, 2033 किलोमीटर की इस ऐतिहासिक नदी का 480 किलोमीटर हिस्सा उद्योगों के उच्छिष्ट और अवशिष्टों के लगातार मिलने की वजह से बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है। तो ये रिपोर्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे प्रदूषण बढ़ रहा है। केरल की चलियार नदी रेयान कारखाने से निकले विषैले पानी के कारण प्रदूषित हो रही है। चलियार नदी कहाँ पर है? केरल में है, जो कि प्रदूषित हो रही है रेयान कारखाने के कारण। और दिल्ली में बेंजीन और कार्सिनोजन की तादाद 300 गुना बढ़ गई है। ये सब आप इम्पैक्ट लिख सकते हो पर्यावरण प्रदूषण की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मध्य प्रदेश के सतना, बानमोर, कैमोर, गोपाल नगर, जामुल में सीमेंट के बड़े बड़े कारखाने हैं। ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट कारखाने कहाँ कहाँ पर है। जामुल, सतना, बानमोर, कैमोर, गोपाल नगर। कैमोर में देश का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमोर में देश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। इससे और दूसरे सीमेंट के कारखानों से 24 घंटे धूल उड़ती रहती है। धूल के विषैले कण उड़ते ही रहते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकल रही हैं। इसकी वजह से दमा, टीबी और खून में हीमोग्लोबिन की तादाद कम हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत तेज़ी में हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा में भी सैकड़ों फैक्ट्रियों से जहरीली गैसें निकल रही हैं। तो ये सारा प्रदूषण का हाल है इस समय का। और इम्पैक्ट क्या क्या हो रहे हैं? दिल्ली में भी कैंसर बढ़ रहा है दिनों दिन, सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं, हज़ारों लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। अब कंक्लूज़न देखते हैं। जब तक आम आदमी पर्यावरण पर लापरवाह बना रहेगा, हवा, पानी, मिट्टी और वातावरण में तेज़ आवाज़ के जरिए ध्वनि प्रदूषण करता रहेगा, तब तक प्रदूषण संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। मात्र कानून बना देने से कुछ नहीं होगा, हमें जागरूकता के साथ उसका निर्वहन भी करना होगा। हम पर्यावरण और अपने हित में प्रदूषण करने वाले कारकों को कम से कम उपयोग करें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करें। तो ये आपका वे आउट हो सकता है, वे फॉरवर्ड हो सकता है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में प्रदूषण के, या क्लाइमेट चेंज में, या फिर ऐसे आता है अगर आपका, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स भी हैं, इम्पैक्ट भी हैं और रीज़न भी दिए गए हैं और वे आउट भी दिया गया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हादसे के बारे में बताया गया है कि हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, और इस पर कुछ कंक्लूज़न ड्रॉ किए गए हैं, वो देख लेते हैं। बोला गया है कि थोड़ा सा यहाँ पर आलोचना करी जा रही है कि भारतीय रेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का दावा चाहे कितना भी किया जाए, लेकिन यह सपना अभी हकीकत से दूर है। एक साथ 3 रेलगाड़ियों की आपस में टकराने के बाद इस बात की पुष्टि करता है कि कितनी घनघोर लापरवाही बरती गई है सुरक्षा इंतज़ामों में। समूची रेल व्यवस्था को आधुनिकतम विकास देने की बात करी जा रही है, जो इस घटना के बाद पता नहीं कैसे हो पाएगी अब, ठीक है। क्या पटरियों में पहले से कोई खामियां थीं, या कोई छेड़छाड़ की गई थी, या फिर ट्रेन के परिचालन में ऐसी कोई चूक या लापरवाही हुई? कवच का पूर्ण परीक्षण हो चुका है, लेकिन अगर ताज़ा रेल दुर्घटना के बारे में शुरुआती कारणों में ध्यान रखें तो ऐसा लगता है कि बचाव के इंतज़ाम पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। फुल्ली क्रिटिसिज्म यहाँ पर किया गया है रेल व्यवस्था के बारे में कि कैसी आपकी सुरक्षा संरक्षा है, आपकी प्रणालियाँ बना रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो, 2030 तक आपको कार्बन न्यूट्रल बनना है, लेकिन इस तरीके की अगर इतनी बड़ी भयावही त्रासदी आ जाएगी तो कैसे आप डील कर रहे हो? अगर यही डील नहीं कर पा रहे हो तो आपके आधुनिकतम होने का क्या फ़ायदा होगा? तेज़ रफ्तार से चलने वाली गाड़ियाँ, हाँ, एक और पॉइंट ये भी बोला गया है कि रफ्तार तो बढ़ाई जा रही है रेलगाड़ियों की कि इतने किलोमीटर घंटे में पहुंच जाएगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग
क्या हमने पटरियों पर काम किया है या नहीं किया है। तो ये सारी खामियां निकल के आ रही हैं, आलोचना करी जा रही है, जिसके बारे में रिपोर्ट है ये, तो आप देख लीजिएगा इसको भी ठीक से। लापरवाही की हद, ये एक हॉस्पिटल की घटना है। हुआ ये है कि इस उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में पुवाया में एक गर्भवती महिला थी जिनको प्रसव करना था निजी अस्पताल में। चिकित्सक ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर नवजात की जान को खतरा है, तो सामान्य नहीं ऑपरेशन से प्रसव होगा, लेकिन प्रसव के लिए 7 घंटे तक इंतज़ार करवाया और जिसमें बच्चे और माँ की जान चली गई। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चिकित्सक को लेनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य सेवा में यही तो हो रहा है कि या तो वो निजी अस्पताल के चक्कर काटने में, खर्चे में परेशान हो जाता है, या मरीज़ बाहर ही दम तोड़ देता है। तो यहाँ पर एथिकल क्वेश्चन बनता है कि चिकित्सक एथिकली कहाँ जा रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे को लेकर के चीज़ें हो गई हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि कई बार ऐसे महंगे चिकित्सक महंगी चीज़ें बता देते हैं कि जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो मरीज़ है, वो इतना गरीब है कि वो ये चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, तो वो मरने के लिए छूट जाते हैं। तो ये एथिकली कहाँ जा रही है हमारी चिकित्सीय सहायता, कहाँ जा रहा है हमारा स्वास्थ्य का सिस्टम, इस बारे में यहाँ पर बात करी गई है कि इलाज में आप या तो देरी कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं, उसकी वजह से जानें चली जाती हैं। तो कम से कम ये तो मत करिए, ये करना तो उचित नहीं है। पैसे का अभाव होने के कारण भी लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, जिसके बारे में सरकार को भी आगे आना चाहिए। कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसकी वजह से जो गरीब तबका है वो भयावह बीमारियों के लिए भी परेशान ना हो, बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को बचा सके। नेक्स्ट है आपका सिकुड़ता लोकतंत्र। ये लोगों के व्यूज़ हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पर। लोकतंत्र के बारे में कहा गया है। यहाँ पर अभी हुआ क्या है कि तुर्की में राष्ट्रपति बने हैं रेसेप ताय्यप एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, ठीक है। और तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, ठीक है, अंकारा है। तो ये अभी क्या हुआ है कि ये 3रे दशक में प्रवेश कर गए हैं अपने शासन में। तो कहा यह जा रहा है कि ऐसा लगता है मानो राजा और प्रजा जैसा संबंध हो गया है। लोग बार बार उन्हीं को चुन चुन कर लाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो ये तानाशाही हो गई है, ठीक है। ये अभिशाप नहीं, अब तानाशाही को लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं। अब डेमोक्रेसी नहीं बची है। लोग अपने राजा को एक ही राजा बना दिया है, एक ही प्रजा बन गई है, और वही बढ़ता चला जा रहा है। भले ही उस देश में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो, बेरोजगारी हुई हो, शिकायतें हुई हो, भूकंप की वजह से लाखों भवन गिर गए हों, शासन के भीतर भ्रष्टाचार दिखा हो, लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तो वापस से उन्हीं को राष्ट्रपति बना दिया गया है। किसी को कोई गिला शिकवा नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लगता है मानो एक तानाशाही चल रही है कि एक राजा हैं जिनको प्रजा चुनती चली आ रही है, और लोकतंत्र कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो ये मुद्दा है यहाँ पर। लोकतंत्र का दायरा लगातार सिकुड़ता है। इसका दुख है कि किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को होगा। सभ्य होती दुनिया ने बहुत जतन और कुर्बानियों के बाद समाज और शासन को लोकतंत्र का तोहफा दिया था कि लोग अपने शासक को बदल सकें अपने हिसाब से। जो चीज़ें सही नहीं हैं सरकार को बदले, सरकार को लाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो इसी बारे में लोकतंत्र पर एक आलोचना करी गई है। यहाँ पर पॉजिटिविटी के बारे में बात हुई है कि हंसने से शरीर में एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और गाबा नामक रसायन सक्रिय होते हैं जो मन को प्रसन्न, शांत और एकाग्रचित रखने में सहायक होते हैं। हंसते रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है, और प्रत्येक मनुष्य को स्वयं हमेशा ही हंसते रहना चाहिए और सार्थक प्रयास करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना चाहिए। तो खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। नेक्स्ट है ये कुछ मंदिरों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। आई डोंट थिंक कि आप इसको ज़्यादा कुछ यूज़ कर सकते हो कहीं पर। नेक्स्ट है आपका कि उज्जैन के महाकाल गलियारे में जो मूर्तियाँ गिर गई हैं उससे संबंधित है। हुआ ये है कि 7 सप्तऋषि की मूर्तियाँ थीं जिनमें से 6 मूर्तियाँ गिर गई हैं हवा चलने के कारण। तो अब ये भ्रष्टाचार ही नज़र आता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा आपने किया है कि मूर्तियाँ गिर रही हैं। वो तो गनीमत मानिए कि कोई था नहीं जिसकी जान माल नहीं गई, सिर्फ मूर्तियाँ गिरी हैं वहाँ पर। तो उज्जैन के लोक गलियारे में लगी मूर्तियों के गिरने से न्यायिक जांच अब बैठाई गई है कि उच्च न्यायालय का दरवाज़ा भी खटखटाया जाएगा अब कि भाई किस तरीके का काम किया जा रहा है, पैसा इतना लग रहा है, उसके बाद इस तरीके की घटनाएं हो रही, कभी पुल गिर रहा है, कभी मूर्तियाँ गिर रही हैं। तो क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार भरा पड़ा है? लोगों ने कोट कर दिया है कि भ्रष्टाचार भगवान को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो इस तरीके के कोटेशन सामने आ रहे हैं। अवसंरचना ऐसी बनाइए, ऐसा बनाइए कि भाई जो बजट आपको एलोकेट किया गया है उसको पूरी तरह से अच्छे से इस्तेमाल करिए, ना कि खोखला बनाना है।
ठीक है। तो अगर अवसंरचना से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये केस स्टडी डाल सकते हो और लिख सकते हो कि भ्रष्टाचार की वजह से अवसंरचना हमेशा ही एक गिरते स्तर पर दिखाई देती है। यहाँ पर कांग्रेस वालों ने ये बोला है कि जो रेल मंत्री हैं कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं, अश्विनी वैष्णव जी, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उन पर आरोप लग रहे हैं। तो इस तरीके की बातें आ रही हैं, देखते हैं इसके बारे में आगे क्या होगा। ये पॉलिटिकल व्यूज़ हैं। हाँ, बालासोर हादसे की जांच के बारे में बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका दायर हुई है जिसमें कारणों की जांच के बारे में शीर्ष अदालत से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित करने के केंद्र के निर्देश को अनुरोध किया गया है कि भाई अब जांच बिठाई जाए और किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को निष्पक्ष होकर के बताना चाहिए कि क्या क्या रीज़न रहे, ताकि आगे हादसे ना हो सके। एक रजिस्टर, एक डेटा तैयार हो कि हाँ हमें इन चीज़ों से बचना है, या फिर क्या कमियां रह गई वो भी देखनी है। और जो हमारी कवच प्रणाली है वो भी क्वेश्चन के दायरे में आ रही है कि वो किस तरह काम कर रही है, तो उसको भी उस पर भी काम करने हुए देखना है हमें, उस पर भी दिशा निर्देश जारी करने हैं कि किस तरह से ये प्रणाली काम करेगी और कहाँ तक इसकी स्थिति पहुँची है, या ये सही है भी कि नहीं सही है, या हमें और रिसर्च करने की अभी ज़रूरत है, ताकि हम अपनी जो रेल सुरक्षा है उसको आधुनिकतम बना सकें, उसको और अच्छा बना सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ख़राब मौसम से संबंधित अब जो चेतावनियाँ होंगी वो टीवी और रेडियो दोनों पर मिलेंगी और आपके मोबाइल फ़ोन पर होगी। देश में जल्द ही टेलीविज़न स्क्रीन ख़राब मौसम के बारे में चेतावनी संदेश प्रकाशित करेगी, लोगों को सतर्क करेगी। रेडियो पर गीत बजने के बीच में ही रोककर बता दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारी बारिश, गरज के साथ बारिश और लू के बारे में अहम सूचनाएं मोबाइल फ़ोन पर संदेश भी अब भेजेगा, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट मुहिम है। और इसके साथ ही क्या हो रहा है, टेक्स्ट मैसेज से पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा चेतावनी प्रोटोकॉल और मोबाइल ऐप सचेत के जरिए ऐसी चेतावनी जारी करता था, लेकिन अभी डायरेक्टली भी अब आपके टेलीविज़न पर प्रसारण चल रहा होगा, उसके बीच में चेतावनी आ जाएगी कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, घर में बैठिए या सेफली जगह पर चले जाइए। आप रेडियो सुन रहे हैं तो भी आपको बता दिया जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2022 में ख़राब मौसम के कारण 2770 लोगों की मौत हुई, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति है। उनमें से 1580 लोगों की जो जानें हैं वो गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने की घटनाओं से हुई है। इसलिए ये बहुत ही अच्छी मुहिम है कि अब डायरेक्टली आपको पहले से ही अवेयरनेस दे दी जाएगी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो आप अपने घर से संभल कर निकलिए या फिर मत निकलिए। और आपके मोबाइल पे तो आप रहते ही हैं, तो मोबाइल पे आपको तुरंत दे दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, या फिर टीवी पर या फिर रेडियो पर। ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये आप आपदा वाले टॉपिक में यूज़ कर सकते हो कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण ने ऐसी एक मुहिम स्टार्ट की है। नेक्स्ट है आपका कि फर्स्ट पेज की बची हुई न्यूज़ ही रहती है, यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक होने वाली है आरबीआई की। आरबीआई करती है मौद्रिक नीति समिति की बैठक, ये आपको पता ही होगा। और इसमें अभी प्रेडिक्शन ये लगाया जा रहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट और आगे इसमें और राहत मिलने की उम्मीद के बीच 8 जून को नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर यथावत रख सकता है। 6.5% पर अभी रेपो रेट है, जिसको बोला गया कि शायद यही रखी जाए, ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। जो जैसा भी होगा वो आगे न्यूज़पेपर में बता दिया जाएगा। इससे पहले महंगाई पर लगाम लगाने के लिए 2022 के बाद से लगातार वृद्धि करते हुए नीतिगत रेपो रेट 2.5% की वृद्धि की गई थी। ठीक है, और सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की अप्रैल में 18 महीने के निचले स्तर पर 4.7% पर आने के बाद हो रही है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्री मदन सबनवीश ने भी कहा है कि आरबीआई के ब्याज दरों पर विराम लगाने और नीतिगत दर के रेपो के 6.5% पर रहने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ऐसा बोला गया है कि इतनी संभावनाएं हैं। अब जब कमेटी की बैठक हो जाएगी उसके बाद फाइनल रिपोर्ट आएगी कि क्या कैसे इन्होंने रेपो रेट को बढ़ाया है, सीपीआई को बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है, या सीपीआई ऐसा ही रहेगा, क्योंकि 18 महीनों के निचले स्तर पर 4.7% रहा है, जो कि अब आगे देखते हैं कैसा रहेगा। और ये जो बैठक है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की, वो 3 दिन की बैठक होने वाली है, जो कि 6 जून को शुरू होगी और बैठक के नतीजे जो हैं वो 8 जून को आएंगे। ठीक है,
हाँ ये देखिए, भारत का रूस से कच्चा तेल आयात बढ़ गया है। उद्योगों के आंकड़ों से पता चला है कि अब रूस से जो आयात है वो सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से सामूहिक रूप से खरीदे गए तेल के आंकड़े को भी पार कर गया। यानी कि सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का आयात कहाँ से हो रहा है? रूस से हो रहा है। ठीक है, तो IR वाले पेपर में अगर आता है तो आप यूज़ कर सकते हो, और प्री में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ऊर्जा की खेप की निगरानी कौन करता है? तो वो आपका वर्टेक्सा के आंकड़े करते हैं। वर्टेक्सा के आंकड़े, ये भी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऊर्जा खेप की निगरानी वर्टेक्सा के आंकड़े करते हैं। संगठन ओपेक जो है ना, कच्चे तेल का निर्यात करने के लिए पूरा एक संगठन है। वहाँ से जो भारत का कच्चे तेल का आयात है वो हिस्सेदारी अब काफ़ी कम हो चुकी है, 39% पर आ गई है। अब जो है भारत की हिस्सेदारी यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद से रूस के साथ ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ गई है। लगातार कच्चा तेल अब वह रूस से ज़्यादा खरीद रहा है, ना कि ओपेक कंट्रीज़ से खरीद रहा है। और किसी टाइम पर ये जो ओपेक से तेल खरीदने की हिस्सेदारी थी वो 90% हुआ करती थी, जो कि अब 39% पर आ गई है। कच्चे तेल को आप जब प्राप्त करते हैं उसके बाद रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल में बदला जाता है। ये प्रोसेसिंग है, ये तो आपको पता ही होगा। भारत के पास है अविश्वसनीय अभियांत्रिकी शक्ति, ये कौन कह रहा है? सिलिकॉन वैली में स्थित एक प्रमुख स्टार्टअप के प्रमुख ने, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित एक प्रमुख स्टार्टअप के प्रमुख ने भारत को एक अविश्वसनीय इंजीनियरिंग शक्ति बताया है। भारत 3rd नंबर पे है स्टार्टअप में, अमेरिका और चाइना के बाद। तो इसीलिए भारत जो है इस समय अपनी क्षमता को पहचान ले तो वहाँ पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की कुछ बेहतरीन कंपनियाँ भी पैदा हो सकती हैं। प्लग एंड प्ले के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक सईद अमीदी ने कहा कि भारत के लोग अत्यधिक प्रतिभाशाली और स्मार्ट हैं। यही वजह है कि 50% स्टार्टअप के संस्थापक भारत से हैं। तो स्टार्टअप से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ये आप कोट कर सकते हो, और भारत की रेटिंग को भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, कि वो 3rd नंबर पे है स्टार्टअप में। इंडिगो के विमान में खराबी आ गई थी, जिस वजह से गुवाहाटी में उसे उतारना पड़ा। एक अवेयरनेस की न्यूज़ है, जो कि डिब्रूगढ़ में जा रहे इंडिगो के विमान में खराबी के बाद रविवार को सुबह गुवाहाटी में उतारा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब भारत की जो उड़ान है, भारत का जो उड्डयन प्राधिकरण है, उसको अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर एयर इंडिया के जो प्रमुख हैं कैम्पबेल विल्सन, उनकी कुछ राय हैं, कुछ मशवरे हैं, वो देख लेते हैं। भारत और अधिक गंतव्यों के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का हकदार है भारत। एयर इंडिया के प्रमुख कैम्पबेल विल्सन ने ये कहा है। वो कह रहे हैं कि एयरलाइन उद्योग स्वस्थ नहीं है अभी, घरेलू एयरलाइन उद्योग अभी स्वस्थ नहीं है, इसको और अच्छा बनाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि टाटा की जो एयरलाइंस का एक साथ आना इंडिगो के लिए प्रतियोगिता कर रहा है, क्योंकि इंडिगो जो है वो आपकी जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में वो आपका टॉप कर रही है, और टाटा एयरलाइंस भी अब आ गई है। टाटा की 4 चीज़ें काम कर रही हैं, 4 एयरलाइन काम कर रही हैं। वो हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस, AIX, कनेक्ट और विस्तार। ठीक है, समूह एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX, कनेक्ट और विस्तार का एयर इंडिया के साथ विलय करने की प्रक्रिया में भी है। अब ये सभी एक साथ मिलकर चाहते हैं कि जो भारत है, भारत की एयरलाइन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अच्छे लेवल पर प्रेजेंट करना है। तो इस तरह से काम करना पड़ेगा, जो कि विल्सन ने अपनी कुछ राय मशवरा दी है यहाँ पर। और उन्होंने कहा कि स्वस्थ घरेलू एयरलाइन उद्योग नहीं होने के चलते भारत कुछ मामलों में अपनी नीति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं रहा है, तो जिसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर रेल हादसे से संबंधित चीज़ें हैं, और गौतम अडानी ने कहा है कि उड़ीसा में हुए रेल हादसे में जो भी अपने माता पिता को खो चुके हैं बच्चे, उनको मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करी जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। देश विदेश देख लेते हैं। जयशंकर जी अभी ब्रिक्स के लिए जोहानिसबर्ग में गए हुए हैं, दक्षिण अफ्रीका में। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि भारत अब वैसा देश नहीं रहा जो अपेक्षाकृत धीमी गति से घिसट कर चलता था। ब्रिक्स सम्मेलन में 3 दिवसीय सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही है। और यहाँ पर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका समूह की बैठक के लिए जोहानिसबर्ग में इन बातों के बारे में कहा है।
और कहा है कि एक आत्मनिर्भर भारत ऐसा संरक्षणवादी भारत है नहीं है जो स्वयं को दुनिया के लिए बंद कर रहा है। यह ऐसा भारत है जो असल में भारत में और अधिक निर्माण कर रहा है। ये स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो अगर पूछा जाता है कि भारत प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से अपने आप को वैश्विक स्तर पर प्रेजेंट कर रहा है या वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति क्या है, तो आप ये इनकी स्टेटमेंट को प्रॉपरली आप लिख सकते हो कि एक आत्मनिर्भर भारत ऐसा संरक्षणवादी भारत नहीं है जो स्वयं को दुनिया के लिए बंद कर रहा है, बल्कि भारत असल में भारत और अधिक निर्माण कर रहा है। और भारत का क्योंकि हम देख सकते हैं कि पिछले साल भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 86 अरब डॉलर था, जो कि दुनिया में सबसे अधिक रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की लाइन्स आप कोट कर सकते हो अगर भारत की स्थिति को पूछा जाता है वर्ल्ड वाइड कैसी है वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति की। जयशंकर ने साथ में यह भी कहा कि जैसे ही हम आज़ाद हुए और दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद के खिलाफ उसके संघर्ष में हमने सहयोग भी किया। उन्होंने यह भी बताया कि नेल्सन और किस तरह से महात्मा गांधी के प्रतीकों की वजह से हमारी जो जड़ें हैं दक्षिण अफ्रीका के साथ वो गहरी हैं। ठीक है, और इस बारे में भी चर्चा हुई है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 18 अरब डॉलर का व्यापार होता है दोनों देशों के बीच, दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, क्रिकेट, भारत में चीतों को बसाने के बारे में हो या कोविड-19 के टीकों के अनगिनत क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग अच्छा रहा है, तो इस बारे में चर्चा हुई है। अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताने के बाद धरती पर लौटे चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री। तो चीन का जो अंतरिक्ष स्टेशन है बनाने के 6 महीने लंबा मिशन पूरा हो गया है। शेनझाओ 15 जिसका नाम था, जो कि मानवयुक्त अंतरिक्ष यान के जरिए रविवार को अभी धरती पर लौट आए हैं। शेनझाओ 15 क्या था? मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन चीन का था, जहां पर 3 चीनी यात्री थे, अब वो वापस लौट आए हैं। उनके नाम क्या है? फेई जेनलोंग, डेंग क्विंगमिंग, झांग लू। ठीक है, जो कि कहाँ पर? मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र स्थित डोंगफोंग लैंडिंग साइट पर उतर आए हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत मालदीव ने प्रगाढ़ और घनिष्ठ सहयोग विकसित किए हैं। यहाँ पर भारत और मालदीव के रिश्तों के बारे में बात हो रही है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने रविवार को कहा कि भारत और मालदीव ने सभी स्तरों पर प्रगाढ़ और घनिष्ठ सहयोग विकसित किए हैं। मजबूत विकास साझेदारी के अलावा राजनीतिक, प्रशासनिक, उद्यमशीलता, दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों सहित सभी स्तरों पर प्रगाढ़ व घनिष्ठ सहयोग विकसित किए हैं। उनकी यात्रा अत्यधिक सार्थक रही। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि वे द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में काफ़ी प्रगति हुई है और प्रशासनिक, उद्यमशीलता और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों सहित सभी स्तरों पर प्रगाढ़ एवं घनिष्ठ सहयोग विकसित हुए हैं। इन शॉर्ट, भारत मालदीव के जो सहयोग हैं उनके बारे में चर्चा हुई है, जो कि द्विपक्षीय संबंध मजबूत हो रहे हैं राजनीतिक, प्रशासनिक और उद्यमशीलता के स्तर पर। रूस यूक्रेन युद्ध में अभी क्या हुआ है कि 16वें महीने में प्रवेश कर गए हैं ये लोग, और इस ड्यूरेशन में कम से कम 500 यूक्रेनी बच्चों की मृत्यु हो गई है। जेलेंस्की ने ये बात बताई है। जेलेंस्की ने एक बयान में कहा कि रूसी हथियार और नफरत हर दिन यूक्रेनी बच्चों की जान ले रहा है, जो कि मानव संबंधी बहुत ही खराब स्थिति है कि किस तरह से बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आई होप कि ये चीज़ें जल्द ही बंद हों, जल्द ही रूस और यूक्रेन के बीच चीज़ें शांति बहाल हो। चीन में अभी क्या हुआ है कि पहाड़ ढह गया है। कहाँ पर? सिचुआन प्रांत में रविवार को एक पहाड़ ढह जाने से 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। मेरा मुद्दा ये है कि सिचुआन प्रांत कहाँ पर है? चीन में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में कहाँ पर पहाड़ ढह जाने की घटना हुई है, तो आप सिचुआन प्रांत को याद रखिएगा, जो कि चीन में है। बालासोर हादसे में मुख्यमंत्री ने बोला है कि 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा मृतकों को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेपाल में एक जनगणना हुई है जिससे कुछ डेटा निकला है कि नेपाल में पिछले दशकों में हिंदुओं और बौद्धों की जनसंख्या आंशिक रूप से घटी है, जबकि मुसलमान और ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ गई है। केंद्रीय जनसांख्यिकी ब्यूरो की तरफ से शनिवार को जारी 2021 की एक जनगणना की रिपोर्ट में 81.19% हिंदू होने के साथ ही नेपाल में हिंदुत्व प्रमुख धर्म तो है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान और ईसाइयों की जनसंख्या बढ़ी है और हिंदू और बौद्धों की जनसंख्या आंशिक रूप से कम हुई है। तो ये यहाँ पर जनसंख्या में आया हुआ है। नेपाल की है ये, भारत की नहीं। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है।
यहाँ पर महाराष्ट्र के लातूर में 36 वर्षीय शिवशंकर जी हैं, जो कि क्या करते हैं, पौधारोपण के लिए बीज बैंक बनाते हैं। हरियाली की महत्ता को समझते हैं, जागरूक करने के लिए अपने घर में उन्होंने एक बीज बैंक बनाया है। और वो क्या करते हैं कि कई सारे एनजीओ में भी अपने जो बीज हैं वो उपलब्ध कराते हैं। चापुले ने 3 साल पहले यह स्टार्ट किया था और अब तक 5000 लोगों और कुछ एनजीओज़ को बीज उपलब्ध कराने का दावा किया है। वायु प्रदूषण और वैश्विक ताप वृद्धि के हानिकारक असर के बारे में भी बताते हैं। बीज बैंक में पौधे के संरक्षण के लिए बीजों का भंडारण किया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से पहले चापुले ने कहा कि उन्होंने अपना घर बीज बैंक में बदल दिया है। 150 से काफ़ी शोर आ रहा है। 150 से अधिक किस्मों के बीज हैं इनके पास, जिनको वो आगे एनजीओ के पास ले जाते हैं, लोगों को जागरूकता देते हैं। और वो क्या करते हैं, साथ में कबाड़ में जो फेंकी गई बोतलें होती हैं उनको इकट्ठा करके बीजों के भंडार को उन्हीं में ही इस्तेमाल करते हैं और ग्रो करते हैं। वे हर सुबह एक जंगल में जाते हैं और लोगों को डाक सेवा के जरिए भी निःशुल्क बीज उपलब्ध कराते हैं। सह्याद्री देवराय और सह्याद्री फाउंडेशन को एनजीओ जो हैं वहाँ भी वो बीज उपलब्ध कराते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी मुहिम है पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आप इसको पर्यावरण में अगर कोट करना हो तो आप यूज़ कर सकते हो कि महाराष्ट्र के लातूर में शिवशंकर चापुले ने बीज बैंक की स्टार्ट की है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओज़ को और लोगों को ये सीड्स देते हैं और पर्यावरण की मुहिम के लिए अच्छा काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लियोनेल मेसी ने जो क्लब था उनका पेरिस सेंट जर्मेन, उसको अलविदा कह दिया है। आखिरी मैच उन्होंने वहाँ से खेल लिया है। ठीक है, और तो कुछ खास इसकी न्यूज़ नहीं है इसमें। हाँ, वर्स्टापेन ने स्पेनिश ग्रां प्री जीत लिया है। रेडबुल के मैक्स वर्स्टापेन ने रविवार को स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर फार्मूला 1 चैंपियनशिप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। और मर्सिडीज़ की जो लुइस हैमिल्टन है वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, अभी एशिया कप जो चल रहा है उसमें जूनियर एशिया कप हॉकी का चल रहा है। उसमें भारतीय महिला टीम मलेशिया के खिलाफ अभी मैच होने वाला है, तो देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहेगा। हाल ही में जो एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि कोरिया योचियोन में हो रही है, उसमें रोजुआना हिना मलिक और भरतप्रीत सिंह ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्रमशः महिला 400 मीटर रेस और पुरुष चक्का फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। ठीक है, क्या हुआ है कि हिना मलिक ने और भारतप्रीत सिंह ने क्या किया है, 400 मीटर रेस, और इन्होंने भरतप्रीत सिंह ने पुरुष चक्का फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कहाँ पर, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। भारतीय निशानेबाज गौतमी भनोट और अभिनव शाह की जोड़ी ने रविवार को यहाँ ISSF जूनियर विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने, अभिनव और गौतमी ने। ठीक है, रवि दहिया जो हैं वो बिस्केक की जो रैंकिंग हुई है उसमें बाहर हो गए हैं, उस प्रतियोगिता से, कुश्ती प्रतियोगिता से हट गए हैं। अभी जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच स्टार्ट होने वाला है उसमें बोला गया है कि अजिंक्य रहाणे 18 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद भारत की तरफ से अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, तो उनका प्रदर्शन देखने वाला है। और कोई न्यूज़ नहीं है। आई थिंक मैंने सारी न्यूज़ कवर कर दी है। आई होप कि आपको सारा न्यूज़ क्लियर हुआ होगा, सारे एडिटोरियल क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही करके मैं रोज़ आपके लिए सारे न्यूज़पेपर लेकर के आऊँगी और मैं ट्राई करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी दिन की शुरुआत में ही आपको न्यूज़पेपर मैं दे सकूँ। और अगर कुछ भी आपको कमी लग रही है कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है या ये न्यूज़ छोड़ दी है मैंने, या आपको लग रहा है कि पॉइंट ऑफ आपका पॉइंट से वो नहीं है यहाँ पर इंक्लूड की है मैंने और होनी चाहिए थी, तो प्लीज़ आप बताइएगा। रेस्ट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर में। थैंक